Good afternoon, dear students. Today I will discuss about the steam nozzle and its type. This is the part of Unit 5, and the subject name is Thermal Engineering and Gas Dynamics. Semester is 6. Okay. So this is the outline. Introduction of steam nozzles, types of steam nozzles, flow of steam through nozzle, supersaturated flow, degree of undercooling and degree of supersaturation, effect of supersaturation, continuity and steady flow energy equation. This is the first slide of the today lecture. What is the meaning of the steam nozzle? नोजल जो है एक डक्ट की तरह काम करता है जिसमें कि स्टीम फ्लो होती है या जो भी सब्सटेंस है उसको फ्लो कराते हैं। यदि स्टीम को फ्लो कराएंगे तो स्टीम नोजल कहलाएगा, यदि गैस फ्लो होगी तो उसे गैस नोजल भी बोला जाता है। तो फ्लूइड की जो काइनेटिक एनर्जी है या बोलना चाहिए वेलोसिटी, उसको हम बढ़ाते हैं प्रेशर ड्रॉप के एक्सपेंसेस में। इफ द फ्लूइड इज स्टीम देन द स्टीम नोजल इज कॉल्ड अ स्टीम नोजल। तो जो स्टीम का जो एक्सपांसन होता है नोजल में वो एडियाबेटिक एक्सपांसन कहलाता है, और स्टीम जो है वेरी हाई वेलोसिटी से एट द एंड ऑफ एक्सपांसन में, और एंथैल्पी का जो है वो डिक्रीमेंट रहता है। क्योंकि हाई हीट कंटेंट की जो स्टीम रहती है वो पास की जाती है बॉयलर से निकलने के बाद। ऐसा हमने आपको थर्मल पावर प्लांट में बताया था कि स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट बेसिकली 5 यूनिट से मिलकर बनता है। बॉयलर, आपका स्टीम नोजल, टरबाइन और कंडेंसर, देन उसके बाद पंप। तो बॉयलर से निकलने के बाद जो स्टीम है उसको हम कहाँ पे पास करते हैं? नोजल में पास होती है। नोजल में जाने के बाद स्टीम का एक्सपांसन होता है जहाँ की उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और चूंकि हाई हीट कंटेंट की जो स्टीम रहती है वो आपकी बॉयलर में बनती है तो उसकी एंथैल्पी डिक्रीज होती है जैसे ही उसका एक्सपांसन होता है। The major function of is nozzle to produce the steam jet with the high velocity to drive a turbine. हाई वेलोसिटी की जो भी स्टीम निकल के आती है नोजल से उसको टरबाइन में भेजते हैं। फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट होता है बिटवीन द स्टीम एंड द साइड्स ऑफ द नोजल, एंड द हीट इज प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ द रेजिस्टेंस टू द फ्लो। तो हीट जो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। कुछ फिनोमिना सुपर सेचुरेशन का भी आएगा जो कि हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे, जो कि आपका कंडेंसेशन ऑफ स्टीम के बीच में होता है ड्यूरिंग द एक्सपांसन। तो अब स्टीम नोजल को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? एरिया ऑफ सच डक्ट हैविंग द मिनिमम क्रॉस सेक्शन दैट इज कॉल्ड अ थ्रॉट। A fluid is called a compressible if it is the density change with the change in the pressure brought about by the flow. If the density changes very little or does not changes, the fluid is said to be incompressible. Generally, the gases and the vapor are the compressible, whereas the liquid are the incompressible. There are the three kinds of the nozzle, three types of the nozzle: convergent, divergent, and the convergent divergent nozzle. So first thing is the convergent nozzle, where the area cross section area जो है continuously ये आपका reduce हो रहा है from entrance to exit. There will be chances of increase of the velocity. Convergent nozzle, this is the first kind. Second kind is the divergent nozzle, where the cross section area is increasing from the entrance to the exit, and this is the minimum cross section area if the convergent and divergent nozzle can be made to a सिंगल यूनिट। यदि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट नोजल को एक सिंगल यूनिट के रूप में काउंट किया जाए या उसको कन्वर्ट किया जाए तो यहाँ पे एक जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है थ्रॉट का वो आता है जहाँ की वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहती है, या बोलना चाहिए यहाँ पे आपका जो वेलोसिटी जो फ्लूइड वेलोसिटी है काफी तेज एक्सपांशन होता है यहाँ पे। तो दिस इज द कन्वर्जेंट पार्ट। डाइवर्जेंट पार्ट यहाँ पे मैक नंबर बोल सकते हैं 1 रहता है कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो साउंड वेलोसिटी के बराबर रहती है। तो कन्वर्जेंट नोजल जो है जो कि दिखाया गया डायग्राम में, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज कंटिन्यूअसली from the entrance to exit, and it is used in a case where the back pressure is equal to the or greater than the critical pressure ratio. इसको इस्तेमाल वहां पे करते हैं जहाँ की जो बैक प्रेशर है या इक्वल होता है या ज्यादा रहता है क्रिटिकल प्रेशर रेशियो से। डाइवर्जेंट नोजल जहाँ की एंट्रेंस टू एग्जिट जो रहता है क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है, एंड इट इज यूज इन अ केस वेयर द बैक प्रेशर that is it is used a case where the back pressure is less than the critical pressure ratio. And the CD nozzle, that is called a short form CD nozzle, convergent divergent nozzle. In this condition, the cross section area first decreases from the entrance
to throat and then increases from the throat to exit. This case is used in the case where the back pressure is less than the critical pressure. Also in present day application, it is widely used in the many types of the steam turbines. This is the case of the convergent divergent nozzle from entrance to exit. Firstly, cross section area is decreases from the entrance to exit or the throat portion, and from the throat portion to exit portion, there will be a chances of increasing of the area continuously. So from entrance to exit, this is the convergent region, this is the divergent region, and this is the throat region. The flow of steam through the nozzle. What is the effect of friction on the nozzle? That is the entropy will be decreased, energy is available decrease, velocity of flow at the throat get decreased, volume of flowing steam is decreased, throat area required to discharge a given mass of steam is increased. तो एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती है क्योंकि फ्रैक्शनल इफेक्ट आता है, तो फ्रैक्शनल इफेक्ट के कारण हीट जनरेट होगी और हीट जनरेट होने के कारण एंट्रोपी बढ़ेगी. एनर्जी अवेलेबल जो हो रही है वो डिक्रीज होती है, एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है, वेलोसिटी ऑफ जो फ्लोट है एट थ्रोट गेट डिक्रीज, फ्लो जो वेलोसिटी रहती है थ्रोट पे वो कम हो जाती है, और वॉल्यूम ऑफ द फ्लोइंग स्टीम इज डिक्रीज, थ्रोट एरिया इज रिक्वायर्ड टू ए गिवन मास ऑफ स्टीम इज इंक्रीज. This is the condition of flow of steam through the nozzle, supersaturated flow or the metastable flow of the nozzle. When the steam is expand in the nozzle, जैसे ही steam को expand किया था nozzle में, तो pressure और temperature कम होते हैं. It is likely that the steam start condensing when it strike the saturation line. तो एक ऐसी कंडीशन आती है जब स्टीम जो है कंडेंस होने लगती है, and this is not always the situation. Due to the high velocity, the time up to the which the steam residue in the nozzle is small, and there may not be sufficient time for the needed heat transfer and the formation of liquid roll plate due to the condensation. This is the condition कि जैसे steam expand हो रही है तो expand होने के दौरान बहुत हाई वेलोसिटी से एक्सपांड होती है, तो वहां पे कंडेंसेशन की कंडीशन क्रिएट होती है. एज अ रिजल्ट द कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज डिले फॉर ए वाइल. यदि स्टीम काफी हाई वेलोसिटी में फ्लो हो रही है तो उस केस में स्टीम के कंडेंसेशन होने की संभावना कम रहती है. इस फिनोमिना को सुपर सैचुरेशन भी बोलते हैं. And the wet region without holding any liquid, that is called a supersaturated steam. The locus of the point where the condensation occurs regardless of the initial temperature and the pressure at the entrance of the nozzle, that is called a Wilson line. जहाँ की इस तरह का सेपरेशन आपको देखने को मिलेगा उस लाइन को विल्सन लाइन बोलते हैं. And the Wilson line generally lies between the 4 and 5% moisture curve in the saturation figure on the HS diagram, जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेगा. This is the diagram where the flow of steam through the nozzle is taking place. This is the HS diagram, that is called is the Mollett chart, where the high pressure steam and the superheated steam which is passes through the nozzle from point 1 to 2. This is the superheated steam which is passing through this line, and this is the saturation line, and below the saturation line dryness fraction will decrease, and after that where the dryness fraction is comes to the 0.96. This is the called up line below the saturation line, and the steam is taking place in nozzle. And the HS diagram which is showing here the temperature and the entropy diagram and the enthalpy versus entropy diagram. So this is the diagram where the expansion of the steam is taking place. This is the graph where all the things are clear when the steam is expanded from point A to C. From A to C. तो स्टीम A से C की तरफ एक्सपांड होती है उस टाइम पे कुछ पार्शियल कंडेंसेशन होने की संभावना बढ़ जाती है. तो यहाँ पे कंडेंसेशन की जो प्रॉब्लम होती है कांस्टेंट आपके एंथैल्पी लाइन पे, एंड फ्रॉम D टू फिर अगेन यहाँ पे फिर स्टीम को पास किया था एक्सपांशन होता है, जिसके कारण से कि फर्दर जो है हीट ड्रॉप होता है. तो यहाँ पे पहले हीट ड्रॉप ऐसे हो रहा था, अब हीट ड्रॉप आपका यहाँ से D पॉइंट से इधर पे हो रहा है. So where the steam is passing through this line, there is a pressure which is a drop because of this is the highest pressure, and after that which is the steam is passing through point C, this is the second pressure, and after that where the condensation of steam is taking place, there will be chances of the reducing of the pressure or drop in pressure. From point D, the steam will expand further continuously, and this is the exit pressure, back pressure of the steam where the expansion is taking place on this line till the back pressure condition.
So this is the Wilson line where it is will be converted. So this is the TS diagram in which all the things are clear. So Wilson line is clear, is presented in this diagram, TS diagram. Saturation line is presented on this diagram. So this is clear concept in the supersaturation in this TS and the HS diagram. So what is the formula for the degree of undercooling in the supersaturation? Degree of undercooling that is represented by the temperature T2 minus of T2 dash, that is the saturation temperature corresponding to a point B, and minus of the actual temperature, that is 610 रुपया minus the actual temperature at point B. For this purpose, we have to the TB upon T is equal to PV upon PA to the power of 0.3 by 1.3. And the degree of saturation, supersaturation, that actual process pressure at the supersaturated state B, that is the P2, but the saturation pressure corresponding to the temperature TB is the P2. तो यहाँ पे जो आपके पास अभी नजर आएगा डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन, दैट इज द फार्मूला ऑफ P2 by the P-2. This is the formula in which the clear condition of the degree of undercooling and the degree of supersaturation. Continuity and the steady flow energy equation through a certain section of the nozzle. तो यहाँ पे इक्वेशंस दिखाई गई हैं जो कि हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते थे, उसी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं नोजल की एग्जिट वेलोसिटी निकालने के लिए. वी नो दैट अबाउट द एंथैल्पी एट पॉइंट 1. Enthalpy at point 1, that is steam is passing through from the boiler through the nozzle, and this is the inlet velocity, which is very less, and the initial potential energy plus the heat transfer is equal to H2 at the exit section. C2 is the exit velocity, GZ2 is the potential energy point 2 exit point, and this is the work done. After the calculation where the heat transfer is 0, this is 0, ये 0 रहता है आपका because of the adiabatic expansion, this is 0, and GZ1 is equal to GZ2 because of there will be no change of the potential energy, and W is also taking as a 0 value because of the no work done is required in the nozzle, because of the when the high velocity or the connection of the boiler is connected to the nozzle, there will be automatically steam will be passes through the nozzle, there will be no required of the work done. So remaining values or the remaining factor is H1 C1 square by 2 is equal to H1 H2, that is a C2 square by 2, that it can be find easily by the exit velocity from the exit conditions. तो H2 की जो velocity है या C2 जो velocity है वो आप निकाल सकते हैं इसलिए. So this is the basic introduction about of the nozzle. So what is the effect of the supersaturation? The following are the effect of the supersaturation in a nozzle. The temperature at which the steam becomes supersaturated will be the less than the saturation temperature. That will be the corresponding to the that pressure, and therefore the supersaturated steam will have the density more than that of the equilibrium condition, which result in the increase in the mass of the steam discharge, and the supersaturation causes the specific volume and the entropy of the steam to be increases. And also supersaturation produces the heat drop को reduce करता है, thus the exit velocity steam will be reduced. And after all की जो exit velocity वो steam की reduce जाती है. Supersaturation increases the dryness section of the steam. Supersaturation जो है dryness section को बढ़ाता है steam की. So this is the basic introduction of the steam nozzles. Thank you.